बहुत शुक्रिया दीपक, आप पत्रकारिता की शुरुआत में ही जाति पर बात करने का जोखिम उठा रहे हैं। देखते रहिएगा आपको भी कुछ जातिवादी मिलने पड़ेगा। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ, मेरी समझ यहाँ तक बढ़ी है कि अगर मुझे किसी एक चीज के लिए अगर जान देनी पड़ी उसको बचाने के लिए, तो मैं कहूंगा कि मैं रिजर्वेशन के लिए जान भी दे दूं, क्योंकि मुझे लगता है यह सबसे सबसे महत्वपूर्ण एक हथियार है। ये ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठान 90 तक तो मैं एक किताब पर काम कर रहा हूँ कि 90 तक तो ये माँ सरस्वती के पावन प्रांगण टाइप हुआ करते थे। यहाँ कोई नहीं था, जब जब तक रिजर्वेशन नहीं था तब तक यहाँ तो एंट्री नहीं हो पा रही थी। अपवाद छोड़ दें, अपवाद तो हर जगह है। नमस्ते, मेरा नाम अंबेडकर गांधी भारतीय समाज को मत रहा था। क्या 21वीं सदी के मेरे दुनिया में आने के बाद उसका कलवर, उसका प्रारूप और उसकी प्रक्रिया बदली है? क्या वो नई तरीके से, जिसे रजनी कोठारी कहते हैं, आधुनिक लोकतंत्र में अपने नए स्वरूप में आया है, या ढांचा नहीं बदला है, सिर्फ अंदर की तस्वीर बदली है? इन तमाम सवालों पर बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे और हम समझेंगे कि ये जाति क्यों नहीं जाती है, हिंदी का बड़ा वाला ती, क्यों इस जाति की समस्या को आज भी हमें दो चार होना पड़ता है, तब जब हम मंगल पर जाने की बात करते हैं, तब जब हम एक इगैलिटेरियन समाज की, कॉन्स्टिट्यूशन समाज में लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क की बात करते हैं। आज इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस समय के लिए। मेरे साथ हैं डॉक्टर निशिकांत फुलके, आप CSTF में प्रोफेसर हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, इस कार्यक्रम में आपने समय निकाला। मैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव आपसे बातचीत को शुरू करना चाहता हूँ। आप चूंकि हिंदी के प्रोफेसर हैं, आप हिंदी को पढ़ते पढ़ाते रहे हैं काफी लंबे अरसे तक, मुझे समझना है कि भाषा और शब्दों की इस बारीकियों को कोई सवर्ण जाति, कोई सवर्ण के जब जाति के विनाश की या जाति के एनिहिलेट करने के प्रोजेक्ट में जब शामिल होना चाहे, तो उसकी भाषा कैसी हो, उसका प्लेसमेंट कहाँ पर हो? वो भाषा जो सेंसिटिविटी की भाषा है, जो संवेदना की भाषा है, वो कब उसकी लाइन क्रॉस करके मर्सी में, यानी कि संरक्षणवाद में, पेट्रोनाइजेशन में तब्दील ना हो जाए? इसके लिए क्या चेक्स एंड बैलेंस होनी चाहिए और क्या क्या अपरिहार्य अर्हताएं होनी चाहिए कि वो उस मूवमेंट को अप्रोप्रिएट ना करे? शुक्रिया दीपक, आपने मुझे आमंत्रित किया बोलने के लिए। और जाति एक ऐसी विषय है भारत में जिस पर सबसे कम बात हुई है और जिस पर ज्यादा से ज्यादा बात होनी चाहिए। तो अच्छा है कि आप 21वीं सदी के भारत में जाति को लेकर के चिंतित हैं। यह चिंता देश के हर कोने में अगर यूं ही रहे तो हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। मगर इस बीमारी के साथ विडंबना ये रही कि इस बीमारी को छिपाया गया और कभी कबूल ही नहीं किया गया कि हम बीमार हैं। इसके चलते ये बीमारी लाइलाज होने के मुकाम पर है, और जिन लोगों ने इस बीमारी का इलाज करने की कोशिश की उन्हें ही बीमारी बढ़ाने वाला कहा गया। तो ये बहुत बड़ी कहानी है, किस्सा है, उन सब पर अलग अलग दृष्टिकोण से बात होनी चाहिए। और बेहतर है कि हम 21वीं सदी का भारत संविधान के मूल्यों पर जब हम बनाने की बात करते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ी बाधा है उससे मुक्ति पाने, यानी एनिरेशन ऑफ कास्ट की बात सबसे प्राथमिक हो जाती है। उसमें सबकी भागीदारी, सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी। आपने जो सवाल किया है उसका दो रेफरेंस मैं लेना चाहूंगा और उससे इस सवाल का जवाब दूंगा। पहला कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के दुनिया भर में आंदोलन हुए, दुनिया भर में लिखा गया, बोला गया। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर भी कुछ कुछ लक्षण, कुछ कुछ प्रविधियां वे ही लागू होती हैं जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर भी काम करती हैं। मसलन महिलाओं के स्वर, महिलाओं की भाषा, महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किए गए प्रतीक और बिंब, वो उस कदर नए थे, इनोवेटिव थे, खास थे, और उनके पीछे की शैली, मंशा, सब कुछ बेपनाह नई थी। इसलिए क्योंकि वह स्वानुभूति की बात करते थे। और यही हिंदी साहित्य में जब दलित विमर्श आया तो उसने भी पूरा जो गहरे प्रश्न खड़े किए पूरे साहित्य और साहित्यिक वांगमय पर, वो यही था कि वहां फिर सहानुभूति और सहानुभूति की बहस भी चली। लोगों ने उलाहना देने के लिए यह भी कहा कि घोड़े पर लिखने के लिए
घोड़ा होना जरूरी नहीं, मगर यह बात उतनी ही सच है जिसका कोई जवाब नहीं है कि जो दलित साहित्यकारों ने दलित आत्मकथाएं लिखी, वह स्वर उसके पहले साहित्य में नदारद था। तो इसी तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के बातें होती हैं, दोनों में फर्क दिखेगा। अब दूसरा उदाहरण लेता हूं, उससे फिर जोड़ूंगा इस बात को। पश्चिमी देशों में कई जगह रंगभेद के खिलाफ आंदोलन चले, रंग देख करके घोर हकमारी और गैर बराबरी स्थापित की गई। वहां पर जब इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करने की बात हुई तो आगाज उस आंदोलन का ब्लैक्स ने किया, यानी जो शिकार थे उस पूरे रंग भेद के शोषण के। किसी व्हाइट ने आके मंच पर खड़ा होकर के ये नहीं कहा कि ब्लैक्स के मूवमेंट के नेता हम हैं, और व्हाइट्स ने पीछे खड़े होकर के उस आंदोलन का सपोर्ट किया, ब्लैक्स के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ आंदोलन में शिरकत की। और वह आंदोलन, ठीक बात है, 2 चरणों में ही सही, गृह युद्ध तक का देखने को पड़ा, तब भी वह आंदोलन अपने मुकाम तक पहुंचता है। बीच बीच में और भी घटनाएं होती हैं, मसलन जो पिछले साल अभी हाल के दिनों में फिर से वहां पर हुई कि पुलिसकर्मी व्हाइट जो था उसने ब्लैक को मारा, तो फिर से वहां पर चीजें बिखर गई। लेकिन इन दोनों जगहों का चरित्र देखिए, आप चाहे भाषा का संदर्भ लें, शैली का संदर्भ लें, या आप उस पूरे आंदोलन में भूमिकाओं का संदर्भ लें, आपकी जगह कहां होगी यह आपको तय करना है। आदिवासियों के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसकी लीडरशिप, उसकी झंडा बरदारी आदिवासी के हाथ में ही सुरक्षित होती है। महिलाओं के जो आंदोलन चल रहे हैं उसकी झंडे, उसकी अगुवाई महिलाओं के हाथ में होनी चाहिए। ठीक वैसे ही मैं कह रहा हूं कि जाति के नाम पर जिनका शोषण हुआ है और जिन्होंने इस शोषण के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज उठाई, एनिलेशन ऑफ कास्ट के ऊपर सबसे ज्यादा लिखने और लड़ने वाले लोग कौन हैं? जो जाति के नाम पर शिकार हुए। तो अब एक सवर्ण को इस जगह पर क्या करना चाहिए? ये वही सवाल है जैसे महिला आंदोलनों के वक्त एक पुरुष को क्या करना चाहिए, ब्लैक्स के मूवमेंट के वक्त एक व्हाइट को क्या करना चाहिए, ये वही सवाल है। और इसका जवाब मेरा इतना ही है कि हम, आपकी भाषा कैसी हो ये हम नहीं बताएंगे, या आप बताइए कि आप अपनी भाषा से क्या संकेतित कर रहे हैं, हम तो उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। मसलन महिलाओं को ये छूट है, महिलाओं को ये हक होगा कि वो विश्लेषण करें कि इस पुरुष की भाषा हमारे आंदोलन की मंशा के साथ खड़ी है या सहानुभूति परक है। तो पुरुष नीचे दरी बिछाएं, पर्चे बांटें, पुरुष पुरुषों को समझाएं कि महिलाओं के साथ जो पीढ़ियों दर पीढ़ी, हजारों साल से हमने जो गैर बराबरी की, उसके दोषी हम हैं। हमें एक जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी बनाने के लिए खुद में सुधार करना होगा। व्हाइट्स ने खुद को समझाया, लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में जो लोग कास्ट का फायदा उठाते रहे, उन्होंने अपने भी सुधार का कोई आंदोलन करना था। इसलिए जब भी वो बोलते हैं तो उनकी भाषा में दिखता है कि वो जैसे सहानुभूति कर रहे हैं कि हाँ भाई, गलत तो बहुत हुआ है, हम इसके साथ हैं, हम चाहते हैं कि यह बड़ा गलत सवाल है, इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। एनिलेशन ऑफ कास्ट कोई डॉक्टर अम्बेडकर ही लिखता है, गुलामगिरी कोई ज्योतिबा फूले ही लिख पाते हैं, सच्ची रामायण कोई पेरियार ही लिख पाते हैं। तो ये सवाल है दीपक कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है, और न मैं इसका कोई जवाब दे पाऊंगा कि आपकी भाषा, आपके शब्द, आपकी मंशा कैसी होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर मेरा जवाब है कि एनिलेशन ऑफ कास्ट मूवमेंट को तब तक, जब तक सवर्ण तबके के लोग अपना आंदोलन नहीं मानेंगे, तब तक ये आंदोलन उनके लिए अहितकर होगा। बाकी एनिलेशन ऑफ कास्ट का मूवमेंट तो चल रहा है और चलेगा। ये मेरा इसका जवाब है। अब मैं डॉक्टर निष्कांत कोलकाता जी के पास जाना चाहता हूँ। क्या नई सदी में जाति के जो नए आयाम सामने आए हैं, या क्या उसका कलेवर, उसका जो प्रारूप या उसकी जो प्रक्रिया है, जैसे बीते दिन लक्ष्मण यादव अपने एक वीडियो में कह भी रहे थे कि वो अब भीतर से काम कर रही है, तो क्या उसका नया तरीके का प्रारूप सामने आ रहा है जिसके विरुद्ध फुले, पेरियार, डॉक्टर अम्बेडकर ये पूरी लंबी लड़ाई लड़ी, लंबा संघर्ष रहा? क्या हमारी न्याय की राजनीति उन नई चुनौती? देखिए, मूल में जो हमारी चुनौतियां अम्बेडकर, फूले और पेरियार के सामने थी, वो तो बनी हुई है।
कि गैर बराबरी की जो व्यवस्था है वो बनी हुई है, जिन आधारों पर ये चलती आई है वो भी बनी हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है उसके स्वरूप और उसके जस्टिफिकेशंस के जो तरीके हैं वो बदल रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी एक ईपीडब्ल्यू में एक आर्टिकल पढ़ा था और उसका रिस्पॉन्ड किसी ने दिया था, वो दोनों मैंने पढ़े थे। तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे कि अब देखिए जो रिजर्वेशन को लेकर, आरक्षण को लेकर जो बहस है, उसमें भी नई नई चीजें आ रही है कि भाई SC ST में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए या नहीं, कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए या नहीं, क्या इसको अनंत समय तक हम लागू किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते। मैंने एक परिचर्चा में भी भाग लिया था, प्रिंट एक पत्रिका में। उन्होंने उन्होंने प्रश्न भी इस तरह से पूछा कि क्या रिजर्वेशंस को खत्म करने में पॉलिटिक्स जो है नहीं खत्म होने देने में पॉलिटिक्स जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये इस तरह के इवन प्रोग्रेसिव न्यूज़पेपर भी जब आरक्षण की बात आती है तो उनके भी पैर लड़खड़ाने लगते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मूल में तो मूल संघर्ष में वही है, गैर बराबरी है, असमानता है, एक्सप्लॉयटेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन क्योंकि दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोग जो है अब नए अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में और भी बड़े IAS पोस्ट में जगह जगह पर अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए भी जो कास्ट है और कास्ट मेंटेलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ, कास्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। तो उन्हें उन लोगों को किस तरह से डिस्क्रिमिनेट करना है, उन लोगों को किस तरह से आगे नहीं बढ़ने देना है, और उनके द्वारा जो है जाति की विनाश की जो लड़ाई है और जो बराबरी की लड़ाई है उसको किस तरह से पीछे ढकेल दिया जाए। तो कास्ट जो है, कास्ट मेंटेलिटी जो है वो नए नए स्वरूप गढ़ती है और नए नए तरीके खोजती है। जैसे मैं एक दो छोटे से उदाहरण देकर बात करूँ, ये मुझे चीजें अभी समझ में आ रही, मैं उतने अच्छे से पहले नहीं समझ। कि मान लीजिए कि किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट है, तो अब आप ये देखिए कि डिपार्टमेंट में वो जो फॉर्म जो लोग स्क्रूटनी कर रहे हैं वो लोग कौन है, वो किन आधार पर लोगों का, क्या सिर्फ मेरिट ही एक आधार होगी या फिर उसमें कोई और चीजें भी काम करती है कि ये कितना रेडिकल है या पोलाइट है या सिंपैथेटिक है। बहुत सारी चीजें हैं जो इस प्रक्रियाओं में काम करती है और अलग अलग तरीके से लोगों का जो है मार्जिनलाइजेशन और एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो मैं ये कहूंगा कि जरूर कि जो लड़ाई के मूलभूत प्रश्न है वो अभी भी है कि समाज में गैर बराबरी है, असमानता है, लेकिन क्योंकि अब दलित, पिछड़े और आदिवासी लोग उन जगहों पर जो कि शिक्षा, ज्ञान, प्रतिष्ठा और पैसे के प्रतीक है, उन पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो जाति की आइडियोलॉजी है वो अलग अलग तरीके इजाद कर रही है उन लोगों को मार्जिनलाइज करने के लिए, उन लोगों को। हाँ दीपक, मेरा इसमें एक बहुत छोटा सा एक फॉलोअप यही था जो मैंने पहले पूछा था। क्या एक संक्षिप्त टिप्पणी आप दें कि क्या सामाजिक न्याय की राजनीति इन चुनौतियों से, जो नई चुनौतियां आई हैं, उनसे जूझने में सक्षम रही, या अभी उसका परफॉर्मेंस को आप कहां तक देखते हैं, कम से कम वो डील कर पा रही है? मेरी ये समझ है कि अभी तो दिक्कतें हो रही है उस बहुत क्योंकि ये जो नए नए चैलेंजेस हैं ये नए तरीके से आ रहे हैं। जैसे हम रोहित वेमुला का भी एक उदाहरण ले सकते हैं तो और पायल का भी हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि ये जो है दिक्कतें आ रही है और इन क्षेत्रों पर भी जो है दलित, आदिवासी और बहुजन समाज के बुद्धिजीवों को काम करना पड़ेगा कि इन नए जो चैलेंजेस को है किस तरह से हमको एड्रेस करना। मुझे लग रहा है अभी अभी हम लोग इतने नए तरीकों को समझने में और उनको इफेक्टिव जो है एड्रेस करने में अभी उतनी सफलता नहीं मिल पाई है जो मैं सोच रहा हूँ जितनी अपेक्षित है। जो कि कुछ प्रोग्रेस है, इस
इस इन इन रास्तों में, लेकिन जो अपेक्षित सफलता है वो मुझे लग रहा है अभी हम उससे यानी कि कुछ किया है और कुछ बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मैं वापस डॉक्टर यादव के पास जाता हूँ, और ये सवाल इसलिए है क्योंकि मैंने बीते दिनों में देख रहा था इस सवाल, क्योंकि जाति की आप कोई भी बहस लेकर आइए, उसे ले देख करके आरक्षण के ट्रैप में डाल दिया जाता है कि यहाँ ये कब तक चलेगा, जिसकी बात अभी प्रोफेसर निशिकांत कोल भी कर रहे थे। जाति जिसका मूल है कोख का घमंड, जो कुछ लोगों के लिए घमंड बन गया और कुछ के लिए शर्म का विषय बना दिया गया। और मैं आपसे इसमें जानना चाहता हूं सर कि ऐसा क्यों है कि इतने बरस बाद भी आरक्षण आज भी लोगों को, कम से कम जो सवर्ण तबके को ये लगता है, जब वो भी उसके लिए बेनिफिशियरी हो चुके हैं अब तो कम से कम, कि ये किसी का जेन्युइन राइट स्नैच किया जा रहा है, किसी का जेन्युइन राइट खींचा जा रहा है, उसका 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 हरण किया जा रहा है। क्यों आरक्षण की बहस अब तक हम ये भी समझाने में नाकाम रहे कि ये बिल्कुल बुनियादी जरूरी अधिकार है, और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? दीपक, पहले तो ये कि इस देश में जाति के नाम पर शर्म तो नहीं किसी को है। जाति के नाम पर हुआ ये है कि सामाजिक संरचना में कोई दिक्कत, या आवाज ठीक आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आपकी ठीक आ रही है। चलिए, आपको कंप्लीट करिए, फिर मैं अपना पक्ष रखूंगा उस शर्म वाला विषय में। अच्छा, जी जी, नहीं, मैं चाहता हूँ कि शर्म का विषय बने कुछ लोगों के लिए। शर्म का विषय, हाँ हाँ, लेकिन है नहीं, मतलब ऐसा नहीं हो पा रहा है। जाति ने एक थोड़े से लोगों को बहुत कुछ का हकमारी का स्पेस दिया, और बहुत ज्यादा लोगों को से उनका हक छीन लिया, उसका टूल बन गया है। इसीलिए जाति सोशल कल्चरल फिनोमेना होते हुए अब एक पॉलिटिकल टूल भी बन चुका है। तो ये तो पूरा जाति का किस्सा है। इस पर मैं लगातार लिख रहा हूँ, और तमाम लोग ये सवाल उठाते हैं। ये अपर कास्ट मेल हेजमनी जो है, उसने जो बौद्धिक जगत पे ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठानों पर जो कब्जा किया हुआ है, मसलन विश्वविद्यालय, मैंने एक ITI लगाई और मैं विश्वविद्यालयों से जुड़ा हूँ और लगातार इसमें काम कर रहा हूँ। अभी हमारे साथी जिस प्रवृत्ति की ओर संकेत कर रहे थे, मैं उसे ही आगे बढ़ा करके इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ना कि कौन लोग सिलेक्शन पैनल में बैठे हैं, कौन लोग मॉडरेट कर रहे हैं, कौन लोग उसकी स्क्रूटनिंग कर रहे हैं। इसी बात को पूरे अकादमिक संसार के लिए विस्तार दे दीजिए। कौन लोग बैठे उस पूरे ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठानों में? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, यहाँ तकरीबन 90 डिग्री कॉलेज है। क्या कभी आपने सुना 90 डिग्री कॉलेज में कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक प्रिंसिपल हो? अपवाद होगा, एक आध दो कहीं मिल जाएंगे, अपवाद स्वरूप होंगे, नहीं है अमूमन। मैं जिस कॉलेज में हूँ वहां कुछ खास वजहों से ये अपवाद और ज्यादा लगता है। वाइस चांसलर, डीन ऑफ कॉलेजेस, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, PVC और रजिस्ट्रार, जो बहुत बड़े बड़े पद होते हैं, जो एक बहुत बड़ी विश्वविद्यालय को चलाते हैं, जिसमें हजारों की तादाद में हर दौर में नई नई पीढ़ियों को हम तालीम देते हैं कि वो कल को एक नागरिक बनेंगे। कौन लोग उसे चला रहे हैं, कौन लोग उसे मॉडरेट कर रहे हैं, और उनके उनके हाथ में ये दिया गया है कि वो न्याय करेंगे। अरे ये ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठान 90 तक तो मैं एक किताब पर काम कर रहा हूं कि 90 तक तो ये माँ सरस्वती के पावन प्रांगण टाइप हुआ करते थे। यहाँ कोई नहीं था, जब जब तक रिजर्वेशन नहीं था तब तक यहाँ तो एंट्री नहीं हो पा रही थी। अपवाद छोड़ दें, अपवाद तो हर जगह है। अपवाद तो इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन गई तो उसके मतलब ये नहीं है कि देश में महिलाओं पर अत्याचार खत्म हो गया। हाथरस और उन्नाव अभी भी चल रहा है। ये अकादमिक संसार है। तो अभी 90 में आरक्षण मिला, उसके बाद से क्या हुआ? 2006 में OBC का रिजर्वेशन आया, और डेटा मैंने निकाला 1 जनवरी 2020 का, देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तकरीबन 4 दर्जन केंद्रीय विश्वविद्यालय तकरीबन हैं। OBC के प्रोफेसर 2019 तक तो 0 थे, 2020 में 9 है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के तकरीबन 95 to 97% पोस्ट प्रोफेसर की वैकेंट है। जब से ये रिजर्वेशन आया तब से नियुक्तियां बंद हो गई, और जैसे जैसे एजुकेशन सेक्टर में रिजर्वेशन आया तब से उनको या तो ठेके पर प्रोफेसर रखे जाने लगे,
मैं इस पे काम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी वो काम सामने आने वाला है। बहुत जोखिम है, लेकिन क्या करें, एक वंचित शोषित तबके की व्यक्ति को जोखिम उठाना पड़ेगा। तो ये नियुक्तियां बंद कर दिया इन्होंने, और अब नई शिक्षा नीति के जरिए, पहले टुकड़ों में उसे निजी हाथों में बेच रहे थे, अब नई शिक्षा नीति के जरिए उस पूरे पब्लिक सेक्टर के एजुकेशन को उन्होंने अब निजी हाथों में बेचने की पॉलिसी लागू कर दी। तो ये है पैरेलल रिजर्वेशन एक सेक्टर में, और एक छोटे से एग्जांपल से बता रहा हूं। अब आप इसे एम्प्लॉयमेंट से जोड़ लीजिए। देश में तो बिना डेटा के बात होती है। कोविड में कितने लोग मर गए, डेटा मैनिपुलेट करते रहिए और फिर अपनी पीठ थपथपाते रहिए। रिजर्वेशन और बाकी चीजों पे बात करते रहेंगे, लेकिन डेटा आपके पास नहीं होगा। हम कहते हैं विदाउट डेटा, ये कैसे आप कहते हैं कि रिजर्वेशन पीढ़ियां दर पीढ़ी ले रहे लोग? कहां से आपको पता चलता है कि अच्छा, अब ये अभी मैं रिजर्वेशन पे ही बोल रहा हूं। रिजर्वेशन के एंटी स्टैंड पर खड़े लोग विदाउट डेटा बात करते हैं। हम कहते हैं हमें डेटा चाहिए, कास्ट सेंसस कराइए। कास्ट सेंसस क्यों नहीं हो रही इस देश में? इस देश की सारी पॉलिसीज बन रही हैं और कास्ट सेंसस नहीं हो रहा है। तो डेटा नहीं है कि जरा देखें कि 15% शेड्यूल कास्ट के कितने परसेंट लोग हैं। जो थोड़े बहुत लोग आईएएस के बेटे आईएएस, कितने दलितों के घर में आईएएस हो गए। तो ये, और रिजर्वेशन का कंसेप्ट या अपर कास्ट ये लोग नहीं समझते, जो लोग ये सवाल पूछते हैं। और 99%, जो 99.99% है ना, तर्क प्रक्रिया एक जैसी आती है। इस देश की विडंबना है, एक बहुत लिबरल डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट अपर कास्ट से आप बात करेंगे ना, तो वो बहुत हम्बली स्वीकार करेगा कि हाँ रिजर्वेशन होना चाहिए, सब कुछ बहुत होना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही यहां जाएगा, वो तुरंत कहेगा कि क्रीमी लेयर तो शेड्यूल कास्ट तो शेड्यूल ट्राइब में भी होना चाहिए, क्रीमी लेयर तो और मजबूत कर देना चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण ही होना चाहिए, आरक्षण को नीचे तक जाना चाहिए। तर्क वही मिलने लगते हैं जो चाय की दुकान पर बैठे गांव में एक आरक्षण विरोधी व्यक्ति की मिलते हैं। तो ये एक बौद्धिक जगत की त्रासदी है कि बहुत उथली बहसें होती है, बिना आंकड़ों के बहसें होती है। और आखिरी बात कि यह बात सोचनी चाहिए इस देश के ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठानों में कि सामाजिक न्याय, जो सोशल जस्टिस है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में बेशक सोशल जस्टिस, जेंडर जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस अलग अलग लिखा है, लेकिन मैं एज ए आइडियोलॉजी ये मानता हूं कि सामाजिक न्याय के भीतर लैंगिक न्याय और आर्थिक न्याय समाहित है। तो इस बड़े विचार का बहुत छोटा सा टुकड़ा मात्र है आरक्षण। और जब हम जाति के खत्म करने की बात करते हैं, तो आप आरक्षण के खत्म करने की बात करते हैं। आप कभी ये नहीं कहते कि आरक्षण खत्म करना है, आओ हमारे साथ मिलकर के हम सब जाति खत्म करें। भाई हम चाहते हैं रिजर्वेशन आप हमसे छीन लीजिए। रिजर्वेशन के नाम पर बहुत कम दे रहे हैं, दे तो कोई नहीं रहा, देने वाला कौन है? रिजर्वेशन के नाम पर थोड़ा सा मिल रहा है, और सबसे ज्यादा बदनामी हो रही है। बदनामी इसलिए हो रही है कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। इस देश को आंकड़ों की जरूरत है, कितने परसेंट लोग हैं उनको आंकड़े दीजिए। और सोशल जस्टिस का मतलब इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल रिफॉर्म से है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज के रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात है। यहां तक तो आप जाते नहीं, आप रिजर्वेशन को लेकर के बैठे रहते हैं क्योंकि वह हिंदू राष्ट्र बनाने में बात है। तो ये इसका जवाब जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरा समअप करेगा इस पूरी बहस को। और मैं यहाँ से डॉक्टर निष्कांत जी के पास जाना चाहता हूँ। आपने एक बहुत ही शानदार रिमार्केबल पुस्तक लिखी ऑक्सफोर्ड से, उसका हिंदी अनुवाद भी आया है और अंग्रेजी में तो उपलब्ध है ही, जाति के विरुद्ध गांधी का संघर्ष। और प्रोफेसर कोलिक, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि गांधी और अंबेडकर की जो जाति को मचते हुए ये दोनों लोग हैं, ये इनके कॉन्फ्लिक्ट की कहानियां बहुत सारी हैं, लेकिन क्या कुछ कॉन्फ्लुएंस की भी, यानी कि जहां ये लोग एक संधि स्थल रहा हो, जहां ये जाति के इस पूरे मसले पर मिलते हो, क्या कुछ कॉन्फ्लुएंस की कहानियां भी हैं गांधी और अंबेडकर की राहों में? अगर दोनों के व्यक्तित्व की बात करें तो कुछ ऐसे लम्हे हैं, बहुत छोटे लम्हे हैं जहां पर ये हमको दिखता है कि दोनों के बीच कुछ साझा समझ विकसित होने की संभावनाएं बनी थी। जैसे कि 1932 के गांधी के उपवास के बाद जब अम्बेडकर जाते हैं और चर्चाएं होती है, तो उन्हें लगता है कि जो है उस समय के लिए, बहुत छोटे समय के लिए, उन्हें अम्बेडकर को लगता है कि गांधी और उनके विचारों में कुछ समानताएं हैं
और वो जो बात बोल रहे हैं वो शायद सेकंड राउंड टेबल में वो बोलते तो वही बात, तो ये शायद इतनी दिक्कतें नहीं आती। ये उनका एक स्टेटमेंट भी है, बहुत पब्लिसाइज करा हुआ स्टेटमेंट है। उसके आधार पर हम अम्बेडकर की गांधी के बारे में जो ओवरऑल एनालिसिस है वो तो हम नहीं कर सकते। हमें ये उसके बाद भी पता चलता है थोड़े समय के लिए, जब गांधी जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं, अम्बेडकर भी उसके एक ट्रस्टी मेंबर बनते हैं। लेकिन फिर उसके बाद आप देखते हैं कि अंबेडकर एक बहुत रेडिकल लेटर लिखते हैं वो ट्रस्टी ठक्कर पापा को कि हरिजन सेवक संघ को क्या कदम उठाने चाहिए, और उनके मतभेद सामने आते हैं और अंबेडकर हरिजन सेवक संघ को छोड़कर चले जाते हैं। और कुछ और भी इस तरह के पॉपुलर आपको कुछ कुछ क्या बोलते हैं बताया जाता है कि अंबेडकर ने कहा है, जिससे ये लगे कि उनकी कुछ जो है सहानुभूति थी गांधी के प्रति। और गांधी के भी कुछ ऐसे वाक्यों को और घटनाओं को बताया जाता है कि वो कहते हैं कि जो वो गांधी अम्बेडकर के प्रति थोड़े उदार थे। पर मेरी ये समझ है कि अम्बेडकर की अगर आप ओवरऑल फिलॉसफी देखो तो वो गांधी को लेकर बहुत क्रिटिकल थे, और उनकी समझ में और अम्बेडकर की समझ में कि कास्ट और का एनिलेशन कैसे किया जाए। अच्छा, यहाँ पर भी एक अलग एक विचारधारा है, वो ये मानेंगे नहीं कि गांधी भी जो है एनिलेट कास्ट का खात्मा करना चाहते थे, पर मेरी ये समझ है कि वो भी जो है कास्ट का, जाति का उन्मूलन विनाश करना चाहते। तो उन दोनों की समझ में बहुत मूलभूत अंतर है। और मैं अपनी बात जो है, जो अभी आपने कही थी डॉक्टर यादव से, और उन्होंने जो बात कही है उसको जोड़कर मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्या समस्या क्या है, कि क्यों जो है तथाकथित अपर कास्ट और इवन अपर कास्ट का बुद्धिजीवी भी जब आरक्षण की बात आती है तो वो जो है लड़खड़ाने लगता है, उसकी सामाजिक न्याय पर की सारी समझ जो है धरी की धरी रह जाती है। ऐसा क्या होता है? तो मैं ये कहना, मैंने पहले भी कई बार कहा हूं कि गांधी और अंबेडकर ये दोनों मिलकर एक पूरा चक्र बनाते हैं। तो जिस तरह से दलित, आदिवासी और बहुजन समाज को शिक्षित होना है और संगठित होना है और अपने लड़ाइयों, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना है, मुझे लगता है उतना ही एक जरूरी भाग इस समस्या का ये भी है कि तथाकथित उच्च जाति के लोगों को शिक्षित करना, कोट एंड कोट। गांधी की भाषा थोड़ी रिलीजियस थी कि आत्मशुद्धि की भाषा है, लेकिन मैं सिविक लैंग्वेज यूज करूंगा कि इन तथाकथित मतलब उच्च जाति के लोगों को शिक्षित करना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि एक 8वीं पास भी ये सोचता है कि ऊंची जाति का 8वीं पास भी ये सोचता है कि वो आईएएस इसीलिए नहीं बन पाया क्योंकि रिजर्वेशन। तो उसे किस तरह से एजुकेट किया जाए? हमारी जो लड़ाई है, हम जिन मुद्दों पर हम अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, इससे खुद मैं अपने व्यक्तिगत उदाहरण देके बताता हूँ। मैं भी एक गरीब दलित परिवार से आया हूँ, लेकिन मैं उसी मेंटेलिटी से था कि नहीं नहीं ठीक है, आरक्षण तो एक तरह का इनजस्टिस ही है। मेरी शुरुआत की सोच इसी तरह से थी। उस 8वीं फेल उच्च जाति वर्ण जाति से ज्यादा भिन्न नहीं थी। जब मैं पढ़ लिख कर समझ मुझे आई है, तो मुझे समझ में पहले मैं ये सोचता था कि मेरा जो है मैं यहाँ तक पहुंच पाया तो 50% जो है मेरी योग्यता है, 45% आरक्षण का है, और 5% जो लोगों ने, मेरे परिवार लोगों ने मुझे ये सब मदद करी है उसके आधार पर। लेकिन आज मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि 95% जो है वो सिर्फ मैं आरक्षण की वजह से आया। उसके मैं कहना चाहता कि बहुत वो जिसपे मैंने पहले चर्चा की कि किस तरह के लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, किस तरह लोगों को, ये सब चीजें बहुत काम करती है इसमें। ऐसा नहीं है, मेरे जैसे बहुत सारे दलित जो है पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। तो मैं कह रहा हूँ 95% मैं कह रहा हूँ कि मैं ये कहता हूँ ये रिजर्वेशन के कारण हो पाया है। 4% जो है मेरे दूसरे लोगों ने, गुरुओं ने, मित्रों ने, परिवार ने मदद कर, 1% मैं अपनी जो है योग्यता को देता हूँ। क्योंकि अगर
रिजर्वेशन नहीं होता तो ये जो है, जैसे कि डॉक्टर यादव ने कहा है कि उसके पहले यूनिवर्सिटीज में अपवादों को छोड़कर दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की कोई जगह नहीं थी। अभी भी उन लोगों में से भी बहुत तरह तरीके से छाट छाट कर तरह तरह के लोगों को लिया लिया जाता है। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ, मेरी समझ यहाँ तक बढ़ी है कि अगर मुझे किसी एक चीज के लिए अगर जान देनी पड़ी उसको बचाने के लिए, तो मैं कहूंगा कि मैं रिजर्वेशन के लिए जान भी दे दूं, क्योंकि मुझे लगता है यह सबसे सबसे महत्वपूर्ण एक हथियार है। उसके बावजूद भी आप देख लो कि ये गति कितनी धीमी चल रही है, जो है कि लोगों को एक तरह से मुख्य धारा में लाने के लिए। तो मेरे ख्याल से, और मैं अपनी बात पीछे जाके कंप्लीट करूंगा, कि ये तथाकथित अपर कास्ट लोगों को भी एजुकेट करने की जरूरत है कि इस रिजर्वेशन का कितना महत्व है। एक जो है, आप एक अगर सामाजिक न्याय और एक गैर बराबरी के समाज का निर्माण करना चाहते हैं। अगले सवाल की तरफ मैं प्रोफेसर यादव आपके पास आना चाहता हूँ। ये है कि मार्जिनलाइज तबके से जो अब नए यंग टक्स आ रहे हैं, जो नए युवा आ रहे हैं एकेडमिया की तरफ में, धीरे धीरे ही सही, उनका जो काम है या उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जैसे सूरज इंगड़े को पढ़ रहा था, रिमार्केबल बुक है कास्ट मैटर्स वाली, कई परतों को साफ करती है कई लोगों के नजर। तो अब जो नया काम आ रहा है, आप उसके बारे में एक सच्ची टिप्पणी देना चाहिए। क्या वो आशान्वित हैं आप उसको लेकर के, अभी आप छूट बचाते हैं जो नीचे कंक्रीट स्पेस दे रहा है? जी बिल्कुल। दीपक, पहले तो मैं हमारे पूर्व के वक्ता जो बात कह रहे थे उसमें एक चीज जोड़ दूं कि अपर कास्ट को हमें ये सिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम कैसे एक मनुष्य बनो सबसे पहले, और जातिवादी ना बनो। क्योंकि दिक्कत ये है कि जो मैंने शुरुआत में जो बात कही थी ना, कि जहां डिस्क्रिमिनेशन के बीज है, जहां डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग में मिलता है, छोटे से बच्चे को उसके घर में ये सिखा दिया जाता है कि तुम पहली या दूसरी क्लास में पढ़ने स्कूल जा रहे हो, लेकिन खबरदार किसी दलित बच्चे के साथ बैठ करके खाना मत खाना। तो वो कैसे कहता है, वो कैसे समझ जाता है, और कैसे ये बात उसको घर परिवार में सिखा दी जाती है। और बचपन से उसको ये सिखा दिया गया, जो बात कह रहे थे वक्त, उनको मैं और इंडोर्स कर रहा हूं कि तुम्हें नौकरी नहीं मिली क्योंकि रिजर्वेशन था। इस देश में 3% से भी कम तो नौकरियां हैं पब्लिक सेक्टर की, जहां आरक्षण लागू है। आरक्षण कहाँ कहाँ लागू है? एजुकेशन एंड पब्लिक सेक्टर के एजुकेशन, पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट। तो ये अपर कास्ट 15% अपर कास्ट है पूरे देश में, 95% नौकरियां इनके हाथ में है। और ये अपने बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिखा रहे हैं कि उनके बच्चों को नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि आरक्षण था। 3% सरकारी नौकरियों की जो घटती जा रही है, सरकारी नौकरियां अब तो खत्म हो रही हैं। अब तो जब पूरा देश ही बिक जाएगा तो फिर वो कुछ एक मंत्री ने कहा था ना कि हम आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे, हम उसे औचित्यहीन बना देंगे। तो ये बहुत गहरी साजिश वाले लोग हैं, और इस देश को हिंदू मुस्लिम और मंदिर की सियासत में फंसा करके ये क्या बंटाधार कर रहे हैं, वो तो इस देश के बहुजन देख रहा है, समझ रहा है। और नई पीढ़ी का बहुजन ये बात समझ रहा है, जहां आप सवाल कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों के परिसरों में हमने माहौल बदलता हुआ देखा है। विश्वविद्यालयों को जो मां सरस्वती के पावन प्रांगण होते थे, रोहित वेमुला के बाद इन देश के विश्वविद्यालयों में नारे बदल गए, स्लोगन्स बदल गए और डेमोग्राफी बदल गई। ये बिल्कुल उचित बात है कि साजिशें लेकिन गहरी हो गई। अब वो लोग भी सजग हो गए। सोचिए ना, आपको आपकी बीमारी दूर करनी थी कि आप अपने अंदर में किसी गैर सवर्ण व्यक्ति को पीएचडी नहीं कराते, आप एडमिशन नहीं दिलवाते, आप जुगाड़ से नौकरियां लगवाते हैं। तो आपने अपनी आदतें नहीं बदली, आप महीन बारीक जातिवादी हो गए। तो हम उन्हें सिखाएं ये नहीं, हम तो आपसे ये कहेंगे कि आप सीखिए। इस देश के सवर्णों को सुधारने के लिए बड़े जन आंदोलन को खड़ा करने की जरूरत है कि तुम लोग एक मनुष्य बनो। ये जिम्मेदारी इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों की नहीं है। ये जिम्मेदारी जो बीमार है उसे अपनी बीमारी खुद दूर करनी चाहिए। हम तो एहसास कराते हैं कि आप बीमार हो, लेकिन आपने क्या किया?
कि हमने बीमारी उजागर की बिरसा फुले अम्बेडकर ने। जरा खोज कर देखिए डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीरें किनके घरों में होती, उनकी किताबें कौन पढ़ता है, सिलेबस में डॉक्टर अम्बेडकर फूले पेरियार कहाँ है? जो तार्किक समाज बनाना चाहते थे, समानता पर आधारित समाज बनाना चाहते थे। तो ये जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। नई पीढ़ी के ढेर सारे युवा बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं, वे किताबें लिख रहे हैं, वे हर पब्लिक स्पेस में अपनी दखल पूरी दमखम के साथ साबित कर रहे हैं कि उन्हें रोका गया, और रोक करके इस देश के ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठानों या संरचनात्मक रिसर्च जो होता है ना, शोध के सत्ता प्रतिष्ठानों का नुकसान किया गया। क्योंकि जो परजीवी है उसको सब कुछ दे दिया गया, उसने सब कुछ कब्जा कर लिया। जो श्रमजीवी था, जो कमेरा जाति के लोग थे, जो श्रम पर निर्भर करते थे, जो अर्जक थे, वो लोग शोध करते थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पढ़ने का मौका नहीं दिया गया मनुस्मृति के चलते। मगर आप देखेंगे दलित कम्युनिटी के भीतर, पिछड़ी कम्युनिटी के, आदिवासियों के भीतर, पसमानदा मुसलमानों के भीतर हाथ से श्रम करने की चीजें थी, और उन्होंने श्रम के नए नए टूल विकसित किए, शोध किए, और उन्हें ही इस देश के शोध संस्थानों से बाहर किया गया। यह सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह है कि नहीं? और कब्जा किसके ऊपर कौन किया रहा? तो ये इसलिए इस देश का चरित्र बदलेगा जब ये लोग सुधरेंगे, और बदल रहा है। पिछड़े तबके के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि पिछड़ा तबका हिंदूवादी बना हुआ है। मैं ऐसा नहीं मानता, है भी, सच भी, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। पिछड़े तबके का 1930 का त्रिवेणी संघ, फिर 1950 आजादी के बाद या आजादी के पहले बैकवर्ड क्लासेस लीग, जिसके अधिवेशन में डॉक्टर अम्बेडकर और पेरियार लखनऊ में शामिल हो चुके हैं। पिछड़े तबके के लोग उसमें काम कर रहे थे। पिछड़े तबके के पेरियार, शाहू जी महाराज, फूले, महात्मा फूले, और पिछड़े तबके के तमाम लोगों का मूवमेंट था। आजादी के बाद तो यूपी और बिहार में अनगिनत लोग आए, पेरियार ललित सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, रामस्वरूप वर्मा, चकदेव बाबू। दिक्कत यह हुई कि पिछड़े तबके के लोगों के आइकॉन को पिछड़े तबके को नहीं पहुंचने दिया गया। लेकिन अब आप देखेंगे कि हर तबके में जो नई पीढ़ी आ रही है, वो न झुकती है, न समझौता करती है, और न किसी भी तरह की साजिश में फंसती है। वो अपना हक हुकूक लड़के लेना जानती है। बस मेरी चिंता यह है कि कहीं इस पीढ़ी को मंदिर मस्जिद, दंगा, हिंदू मुस्लिम, इसमें अगर फंसा दिया गया तो ये बहुत बड़ा नुकसान। सर, इसका मतलब घाटी का और पहाड़ का जो देखने का अंतर था वो धीरे धीरे पाटा जा रहा है। अप्रोचेस ओरिएंटेड जो अप्रोचेस है वो बदल रही है धीरे धीरे। कह सकते हैं बदलने को तो इस देश में 1950 के बाद बदलना चाहिए था, इस देश को बदलना। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हम एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में, तो राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में जब आप राष्ट्र किस चीज से बनाते, सिलेबस बनाते, नई पीढ़ी को ट्रेन करते, नॉलेज प्रोडक्शन में, रिसर्च में, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के सवालों में, तो ये सब आपने किया नहीं। तो खाई तो बड़ी हुई, खाई बनी हुई है दोस्त, अभी भी खाई पती नहीं है। इस देश के दलित, पिछड़े, पसमानदा, आदिवासियों की, बस्तर में देखिए क्या हो रहा है। बकसवा के जंगलों में लाखों पेड़ काटे जाने और जंगल जमीन छीनी जा रही। मूछ रखने पर अभी तो दलित को मारा गया, अभी तो ओबीसी तबके के तमाम लोगों के इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर यूपी में हो रहे हैं। खाई अभी भी बरकरार, प्रतिरोध बुलंद हुआ है। अब हर एक सेक्टर में प्रतिरोध खड़ा है। वो आपको मजबूर कर रहा है कि अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो भी आपकी हिम्मत नहीं है कि डॉक्टर फूले, डॉक्टर अम्बेडकर और पेरियार के खिलाफ खड़े हो जाए। आप नहीं हो सकते, ये चेतना विकसित हुई है। मैं आखिरी सवाल की तरफ जाना चाहता हूँ डॉक्टर कोहली के पास। सर, डू यू थिंक दैट द कास्ट सिस्टम एंड कैपिटलिज्म आर inextricably linked? And what's the way to solve this out? Because until unless there is no land distribution or there is no the access to the resources, what's the way forward? ठीक है, देखो मैं ये प्रश्न पर थोड़ा बाद में आता हूँ। पहले जो डॉक्टर यादव ने जो बात कही उसको मैं थोड़ा कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मेरा आग्रह ये नहीं है कि ये दलित, पिछड़े और आदिवासियों की जिम्मेदारी है कि वो अपर कास्ट को एजुकेट करें। मेरा ये कहना है कि
अगर वो एजुकेट नहीं होते तो जो है कि ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो थोड़ी पीछे चली जाएगी। तो इसी संदर्भ में मैंने और इस बात के लिए भी कहा था कि इस संदर्भ में गांधी थोड़े रिलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो इस तरह से लड़ाई का वो एक पक्ष रख रहे थे, और जो मुझे लगता था वो एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था कि एक सामाजिक समानता की लड़ाई के बारे में। ये मेरा एक पॉइंट था। मेरा ये आग्रह नहीं है कि दलित आदिवासी और उनको जो है, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ जब डॉक्टर अंबेडकर भी ये कह रहे थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, कि हिंदू कोई पागल नहीं है, ठीक है, वो जाति में इसीलिए विश्वास करता है क्योंकि उसके ग्रंथों में लिखा हुआ है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि एक 8वीं फेल को भी ये लगता है कि वो आईएएस ऑफिसर इसीलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि आरक्षण, तो ये उसकी समझ है। ये समझ जो है जैसे ये इसी का एक्सटेंशन है, इसी का एक अलग स्वरूप में प्रकट होता है कि कोई दलित अगर दलित मूंछ रखता है तो वो इस तरह से अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है। मैं चीजों को सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये भी एक रीजन है कि जो अलग अलग फॉर्मों में जो वायलेंस और जो निकलता है वो इनके वजह से भी होता है। अगर हम एक पूरा पिक्चर देखें, ओवरऑल एक पिक्चर देखें, तो उसमें इस कंपोनेंट की भी एक आवश्यकता है कि इन तथाकथित अपर कास्ट 8वीं फेल से लेके बुद्धिजीवी को भी इस बात के लिए एजुकेट करना कि भाई ये बहुत आवश्यक है, रिजर्वेशन बहुत आवश्यक है, और इसको लेकर आपको अपनी समझ बदलनी होगी। ये मैं कई मेरे मित्र जो है, मैं अगर एक पोस्ट डालता हूँ तो कम से कम व्हाट्सएप पे मुझे उस दिन 4 5 6 लोगों को समझाना पड़ता है कि ये क्या है क्या नहीं है, मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, और उन्हें लगता है कि ये सब ये करके, जैसे कि डॉक्टर यादव ने कहा है कि उन्हें लगता है कि मैं खुद जाति को बढ़ावा दे रहा हूँ, जाति का जातिवाद का प्रसार कर रहा हूँ, लोगों में डिवीजन पैदा कर रहा हूँ। तो ये उनको कहाँ से समझ आएगी? हम जिस आंदोलन जिस जिस संघर्ष का रास्ता लेके चल रहे हैं वो तो जरूरी है, लेकिन इससे उनमें वो समझ पैदा नहीं होगी। ये मैं बात बोलना चाह रहा था। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूँ कि आपने क्या पूछा था दीपक, एक थोड़ा सा मुझे रिमाइंड कर। नो प्रॉब्लम। मैं ये पूछ रहा था सर कि क्या कास्ट सिस्टम और कैपिटलिज्म इनएक्सट्रिकेबली यानी कि बिल्कुल ठीक है, पारस्परिक रूप से और इसका वे फॉरवर्ड क्या है? हाँ, तो ये जो सामाजिक संरचना है और जो आधार्मिक संरचनाएं हैं जो जाति के गैर बराबरी को जस्टिफाई करते हैं, वो तो ये सब माध्यम है कि उसको ये जो रिसोर्सेस हैं ज्ञान के, पैसों के, प्रतिष्ठान के, वो एक लोगों और एक तबके तक किस तरह से बचाए रखा सके। ये तो सामाजिक जैसे अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है, वो किस लिए? ये तो इस तरह के हथियार टेक्निक गढ़े जाते हैं कि उन रिसोर्सेस को एक समूह के पास बचाए रखा जाए। ठीक है, आप अनटचेबिलिटी खत्म कर कर गैर बराबरी खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो नया स्वरूप लाएगा। जो मैं आपको शुरुआत में बोल रहा था, नई तकनीकें विकसित करता है कि ये किस तरह से ये जो रिसोर्सेस हैं वो एक विशेष ग्रुप के पास बने रहे। तो जाति का सवाल मूलभूत जो है इकोनॉमिक है, और उसके साथ पॉलिटिक्स है, लेस जो है रिलीजियस और सोशल है। वहां से तो इसका जस्टिफिकेशन आता है, वहां से 8वीं पास लोगों को ये समझाने का कारण दिया जाता है कि इसको क्यों मेंटेन किया जाए। ये जो है ये सारे तर्क जो है ये सोशल और रिलीजियस तर्क है कि इसको किस तरह से मेंटेन किया जाए। मुख्य मसला तो वही है कि आप पावर है, कैपिटल है, और ये सच बात है जैसे डॉक्टर यादव ने भी कहा कि जब तक आप जमीन जमीन के प्रश्न को, जमीन का किस तरह से सोशलाइजेशन नहीं किया जाए, और भी बाकी जो और तरीके हैं जिस तरह से जो ज्ञान के, प्रतिष्ठा के, पावर के और पैसों के
बीच में, लोगों के बीच में किस तरह से भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जाए, उस तरह से तो ये समस्या हल नहीं हो सकती। और मूलभूत कैपिटलिज्म और कास्टिज्म, मतलब किसी भी तरह की गैर बराबरी की हम बात कर रहे हैं तो उसमें कैपिटलिज्म तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो चाहे जाति की बात हो, चाहे वो रेस की बात हो, चाहे लिंग की बात हो, वो सब इंटरलिंक है। अब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक आखिरी बहुत छोटा सा रिमार्क आपसे, आप दोनों से लेना चाहता हूँ सर, क्योंकि डॉक्टर यादव ने बहुत रिमार्केबल बात कही जो खैरलाल जी से बात से लगातार चल रही है कि पिछड़ा उस पर खड़ा नहीं होता जो पिछड़े तबके के लोग हैं, और आपने बहुत उसको रिमार्केबल तरीके से बताया कि इसके कारण क्या है, क्योंकि उनके नेताओं को नहीं पहुंचने दिया गया, उनका आइकन्स कभी पहुंचने दिया गया। एक आखिरी सवाल ये है सर, जब आपने बात कही थी कि जो 5वीं क्लास का छोटा बच्चा है वो भी एक दलित महिला का बनाया हुआ खाना फेंक देता है, उसको एक ट्रेनिंग कहाँ से मिली? तो एनालिसिस ऑफ कास्ट के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर उसके कोर्स में, उसकी किताबों में कम से कम 3 रचना अगर आप बता सकते हैं, क्या क्या हमें किताबें, क्या क्या हमें रचना बच्चों के सिलेबस। पहले प्रोफेसर यादव बोले और फिर निष्कांत बोल लीजिए आपसे। जी दीपक, बिल्कुल सही बात है। निशिकांत जी जो बात कह रहे थे ना, मैं उससे सहमत हूँ कि अगर ये एलिनेशन ऑफ कास्ट तब तक नहीं होगा जब तक कि अपर कास्ट को हम यह बात समझा न पाए कि वो जाति को खत्म करे। यही मेरी भी मंशा है, हम दोनों एक ही बात कह रहे हैं। और इसमें बस आपने सवाल पूछ लिया, बड़ा अच्छा किया। मैं यही बात जोड़ना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि हम बात करते हैं जातिवाद की तो वो कहते हैं जातिवाद बढ़ा रहे हैं। हम सवाल उठाते हैं कि इस देश में कितने कुलपति, अगर 596 कुलपति थे तो 6 दलित, 6 पिछड़े, 6 आदिवासी और 36 पिछड़े क्यों हैं? 550 कुलपतियों का हम देखते हैं डेटा वो अपर कास्ट से है। उनमें से 95% लोग एक ही जाति, एक ही वर्ण व्यवस्था में वर्ण जो है ना उससे आते हैं। तो ये हमारा सवाल है। इसलिए ये सवाल उठाने वाले को आप जातिवादी कहते हैं, और जहां इस बीमारी की जड़ है वो लोग समझने को तैयार नहीं। तो मैं भी वही बात कह रहा हूं। इसकी वजह दीपक यही है कि हमने अपने देश को चलाने के लिए कौन कौन से टूल हो सकते थे। भारत आजाद हुआ 1947 में, 50 में संविधान बन गया। अब आपके पास क्या क्या टूल थे कि आप अपने देश को एक नए सांचे में ढाल पाते। आपके पास लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था, पूरे देश में कहीं लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट आप पढ़िए, मंडल कमीशन, और ये फेक तत्व है। आप, मैं दावा करता हूं इस देश के अपर कास्ट से पूछ लीजिए कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन कितनी है और कितनी इंप्लीमेंट हुई है, नहीं पता होगा। मैं दावा करता हूं कि पूछिए इस देश के अपर कास्ट से, एनिलेशन ऑफ कास्ट, गुलामगिरी, सच्ची रामायण उन्होंने पढ़ी है? वो नहीं पढ़े होंगे। वो हो सकता है पलट के पूछ दें कि आपने चारों वेद पढ़ा है क्या। ये दिक्कत है क्योंकि लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन किया ही नहीं गया, तमाम चीजें नहीं की गई। तो इसका जवाब क्या है? तो जो देश बनना था वो नहीं बन पाया, तो लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। पब्लिक सेक्टर को कैसे इनहेंस करना था? रोजी रोटी कपड़े के बाद 3 बुनियादी जरूरतें होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की। तो इस देश में आर्थिक गैर बराबरी, सामाजिक गैर बराबरी और सांस्कृतिक गैर बराबरी जो है उसको दूर करने के लिए आपको ये सारे पब्लिक सेक्टर के जरिए ये सब काम करना था। तो 90 के बाद तो आप इन सबको बेच दिए। तो निजीकरण सामाजिक न्याय का सबसे घोर विरोधी है, ये साफ बात है। तीसरा पहलू बचता है शिक्षा का। रोजगार देते आप, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन करते, तो कम से कम ग्रास रूट लेवल पर मिड डे मील के लिए इस देश के सबसे वंचित तबके के बच्चे ही प्राथमिक विद्यालयों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ने नहीं जाते, वो भी कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते, या कॉन्वेंट स्कूलों का कल्चर ही नहीं होता। आप प्राइमरी एजुकेशन से ही देश में खाई बढ़ा रहे हैं। और सरकारी विद्यालयों से लेकर के सरकारी विश्वविद्यालयों तक किसके घरों के बच्चे हैं? कौन जाता है एमआईटी यूनिवर्सिटी, गलगोटिया और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ने? तो ये कभी डेटा आएगा आपके सामने? वहां तो रिजर्वेशन ही नहीं है। तो शिक्षा नहीं हुई, और इसी में मेरा जवाब है कि आप सिलेबस में फूले पेरियार को छोड़िए, डॉक्टर अंबेडकर को नहीं माने। 1990 तक तो डॉक्टर अंबेडकर को खत्म करने की साजिशें हो चुकी थी। ये तो मंडल कमीशन का आंदोलन खड़ा हुआ, और उत्तर प्रदेश से लेकर के, बिहार से लेकर के महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में
धीरे धीरे सोशल मूवमेंट खड़े हुए और डॉक्टर अम्बेडकर अपने विचारों के दम पर, अपनी किताबों के दम पर आज इस देश के हर जनवादी आंदोलन के प्रमुख चेहरे बन गए। लेकिन आप पूछ लीजिए डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में क्या समझ बनाई गई? संविधान की किताब हाथ में दिए हुए दलितों के नेता हैं। डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के नेता हैं। डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस के सबसे बड़े आइकॉन है। फूले सबसे बड़े आइकॉन है। डॉक्टर लोहिया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट। तो मेरा सुझाव तो यही रहेगा इस देश के बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, जो बात निष्कांत जी कह रहे थे, अब मैं उसमें अपनी बात जोड़ दे रहा हूं। घर घर ये जो अखंड रामायण का पाठ कराते हो, चलो एनिमेशन ऑफ कास्ट का पाठ कराओ, गुलामगिरी पढ़ाओ, मंडल कमीशन की रिपोर्ट घर घर जानी चाहिए। वो राष्ट्र बनने की प्रक्रिया का दस्तावेज है। आप इन्हें सिलेबस में लगाइए। एनिमेशन ऑफ कास्ट, गुलामगिरी, सच्ची रामायण, मंडल कमीशन की रिपोर्ट, और लिबरेट करिए अपने सोसाइटी को। वरना ये डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत कुछ, और अब कोई डरेगा नहीं। अब तो फाइट होगी, और फाइट होगी तो हैव्स एंड हैव्स नॉट के बीच जो कन्फ्लिक्ट है, जो अब कभी कभी नहीं दिखता है, कभी दिखता है तो स्टेट उसको दमन करता है। उसके ऊपर यूएपीए लगा रहा है। प्रोफेसर हनी बाबू, प्रोफेसर आनंद तेतुबड़े जेल में है, तमाम छात्र एक्टिविस्ट यूएपीए के नाम पे जेल में है। तो अब तो ये रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ता रहेगा। हम चाहते हैं सोशल जस्टिस, यानी इक्वल सोसाइटी बनाना। इक्वलिटी तभी पॉसिबल है जब एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ के सेक्टर पर काम किया जाएगा। और सबको सबका हक दे दीजिए। रिजर्वेशन आज की तारीख से खत्म कर दीजिए। कास्ट सेंसस करा दीजिए, डेटा सबके सामने रख दीजिए, सब कुछ इक्वल हो जाएगा। दैट्स इट। जी निष्कांत सर, आप इसमें कोई और रचना जोड़ना चाहते हैं? नहीं, और किताब? ख्याल से नहीं, ऐसा कुछ ना। ख्याल से डॉक्टर यादव जो कहा है उससे मैं सबसे उनका सहमत हूँ। ये चीजें तो मिनिमम जो है, ये मेरे ख्याल से बस इतना कहूंगा कि ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। जी मैं सहमत हूँ। इसी के साथ इस बातचीत को मुझे बहुत दुख है कि समापन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से चल रही थी, इसलिए मैं बहुत शांति से सुन रहा था ताकि तमाम विचारों को प्रस्तुत कर सकूं। बहुत बहुत आभार आप दोनों खास मेहमानों का, आपने इस प्रोग्राम के लिए समय निकाला। मुझे उम्मीद है कि अभी मेरी इस तरह से कभी तो पत्रकारिता में जा रहा हूँ, धीरे धीरे आप सबसे खूब सीखने का, खूब समझने का मौका मिलेगा। आप दोनों को बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया दीपक, आप पत्रकारिता की शुरुआत में जाति पर बात करने का जोखिम उठा रहे हैं। देखते रहिएगा, आपको भी कोई जातिवादी बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं दीपक, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, थैंक यू दीपक। थैंक यू।